In today's lecture, we are going to study process scheduling. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्यों यूज होता है, जो सिस्टम में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है वो होता है पीसीबी। ठीक है, प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है पीसीबी। जैसे प्रोसेस की आईडी क्या है, एक यूनिक आईडी होती है हर प्रोसेस की, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस की स्टेट कौन सी है, जैसे अलग अलग स्टेट्स हमने पढ़ी थी, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग स्टेट या टर्मिनेट। ठीक है, तो कौन से स्टेट है, उसी में हमने बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया थे, तो उसमें एक हमारा था प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन भी किसमें कंटेन करके, कौन कंटेन करके रखता है, पीसीबी। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती क्या है और क्यों ये जरूरी है, ये आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था ये चीज। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम, सॉरी एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में रहती है। ठीक है, तो देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल द टाइम टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका मोटिव ही क्या था मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि हम जो हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, अब सपोज मल्टी प्रोग्रामिंग ना होके हमारे पास केवल एक, हमारा कुछ सिस्टम ऐसा कुछ है कि एक प्रोसेस एक टाइम पे रन होगी। ठीक है, ऐसा कुछ सपोज हमारे पास सिस्टम है, तो इस केस में होगा क्या, सपोज प्रोसेस रन हो रही है और अभी रन हो रही है तो सीपीयू को यूज कर रही होगी। अब जब वो सीपीयू को यूज कर रही थी तो सपोज उसको बीच में आईओ की नीड है। ठीक है, तो कहाँ चली जाएगी, आईओ के पास चली जाएगी अपने अपने अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए। तो इस टाइम पे अब सीपीयू क्या हो जाएगा, प्रोसेस ने तो सीपीयू को छोड़ दिया है। अगर हमारा सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तो इस टाइम पे हमारा सीपीयू जो है खाली रहेगा। ठीक है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो खाली बैठा हुआ है। बट हमारा हमारा मोटिव क्या रहता है, हमेशा अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पे कौन यूजफुल होता है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें होगा क्या, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस होंगी अगर सिस्टम में, तो अगर एक प्रोसेस आईओ के लिए चली भी गई है, ठीक है, आई के लिए चली गई है, तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो है, जो रेडी टू एग्जीक्यूट है, उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, उसे हम सीपीयू असाइन कर देंगे जब तक ये प्रोसेस आईओ पे काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसा ही हम सारी प्रोसेस के लिए करते हैं ताकि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है हम उसे मैक्सिमाइज कर सकें। टाइम शेयरिंग, ठीक है, तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग इज टू स्विच द सीपीयू अमंग प्रोसेसेस सो फ्रीक्वेंटली that users can interact with each program while it is running। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इसे मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं, फेयर शेयर भी बोलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग होती क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग विद टाइम शेयरिंग। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, टाइम शेयरिंग नाम से पता चलता है टाइम को शेयर कर देते हैं अमंग दी प्रोसेसर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूँ, अगर मैं सपोज मैं अपने क्रोम ब्राउजर में कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, सेम टाइम पे मैंने क्या किया, अपना वर्ड प्रोसेसर खोला और उस पर कुछ टाइप भी करना शुरू कर दिया। और तीसरा, मैंने सपोज बैकग्राउंड में अपना म्यूजिक भी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि तीनों प्रोसेस एक ही टाइम पे चल रही हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है कि तीनों प्रोसेस एक ही टाइम पे रन हो रही है। बट होता क्या है, सीपीयू जो है इतनी बहुत ही फ्रीक्वेंटली स्विच करता है तीनों प्रोसेसेस के बीच में। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसके अगर मैं बात करूं, कि तीनों प्रोसेसेस के बीच में बहुत ही फ्रीक्वेंटली स्विच करता है, तो हमें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें एक टाइम पे चल रही हैं। ठीक है, तो ये टाइम शेयरिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है इसमें, टू मीट दीज टू ऑब्जेक्टिव सेवरल प्रोसेसेस आर केप्ट इन द मेन मेमोरी at one time. When one process has to wait, the operating system take the CPU away from that process and gives the CPU to another processor। इसकी बात हमने करी थी अभी ऊपर। मल्टी प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि when the process has to wait, सपोज कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी और वो वेटिंग स्टेट में चलेगी,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस प्रोसेस से सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं, उसे छीन लेगा और किसे दे देगा, सीपीयू, जो नेक्स्ट जो हमारे प्रोसेसर्स हैं जो रेडी टू एग्जीक्यूट है उनको सीपीयू असाइन कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसेस का हमने क्या करना है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना है। तो अब जब एक प्रोसेस अपना जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है, ठीक है, तो वो दो चीज़ें करती है, या तो वो सीपीयू पे अपना टाइम स्पेंड करेगी या आईओ पे। तो यही चीज है इसमें सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन इट कंसिस्ट अ साइकिल ऑफ सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट। तो जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है एक साइकिल बन जाती है सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट की। तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, सीपीयू बर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होना शुरू होगी रेडी से रनिंग स्टेट में आएगी तो किसके पास आएगी, सीपीयू में। सपोज अब उसको भी इन बिटवीन आईओ की जरूरत है तो कहाँ चली जाएगी, वेटिंग स्टेट में, और अपना आईओ का काम पूरा करेगी। तो नेक्स्ट फिर कहाँ आएगी, वापस सीपीयू के पास आएगी। तो एक ये साइकिल चल रही है, हो सकता है उसे फिर से आईओ की जरूरत पड़ जाए तो वापस कहाँ जाएगी, आईओ के पास, और ऐसे ही नेक्स्ट उसे एंड कहाँ पे होना है, सीपीयू में। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन जब भी होता है तो एक साइकिल होती है किसकी, सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट की। नेक्स्ट थिंग इज सीपीयू बाउंड प्रोसेस। अब हमने बहुत बार इसका नाम सुनेंगे कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस होती क्या है। सबसे पहले ऐसी प्रोसेसेस जो अपना ज़्यादा टाइम जो है सीपीयू में स्पेंड करती हैं। ठीक है, आईओ में भी करेंगी बट वो ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करेंगी, सीपीयू में। तो ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। और इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, आईओ बाउंड प्रोसेस। ऐसी प्रोसेसेस जो अपना ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करेंगी, आईओ पे। ठीक है, इनपुट आउटपुट पे करेंगी बट कम टाइम अपना सीपीयू पे स्पेंड करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे हम आईओ बाउंड प्रोसेस। तो जब हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तो हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो केवल क्या हैं, सीपीयू बाउंड है। ठीक है, वो सारा टाइम अपना कहाँ स्पेंड कर रही है, सीपीयू में। बट सिस्टम के लिए क्या बेनिफिशियल होता है कि प्रोसेस सीपीयू बाउंड भी हो और आईओ बाउंड भी हो, जिससे हमारे रिसोर्सेज जो हैं मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो हम जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है उसमें एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन करती है। ठीक है, जैसा अभी हमने टाइम शेयरिंग में भी देखा था कि सीपीयू इतनी फ्रिक्वेंटली स्विच करता है प्रोसेसर्स के बीच में, हमें क्या लगता है कि एक ही टाइम पे प्रोसेसर्स रन हो रही हैं। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, इन सब का टेक केयर कौन करता है, शेड्यूलर। ठीक है, एक टर्म होता है शेड्यूलर। तीन टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हेल्प कौन करती है, हमारी शेड्यूलिंग क्यूज। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो दो टाइप की हमारी क्यू होती हैं शेड्यूलिंग क्यू, जॉब क्यू एंड रेडी क्यू। तो जॉब क्यू क्या होती है, a process as processes enters the system they are put into a job queue। ठीक है, जिसे हम पूल में बोलते हैं। जब हमारी प्रोसेसेस जो है सिस्टम में एंटर करती है तो हम उन्हें जॉब पूल में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब सारी जितने भी सिस्टम की प्रोसेस होंगी वो कहाँ होंगी, जॉब क्यू में। द टाइप ऑफ क्यू इज रेडी क्यू। द प्रोसेसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी and are ready to execute are kept on a queue or list called the ready queue। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस जो रेडी टू एग्जीक्यूट हैं, जो क्या कर रही हैं, वेट कर रही हैं रेडी क्यू में सीपीयू के असाइन होने का, कि उन्हें सीपीयू असाइन होगा और वो अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी जो प्रोसेसेस हैं वो रहेंगी जॉब क्यू में, और जो रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेसेस हैं वो रहेंगी। तो अब हम लोग इस डायग्राम से देखेंगे कि जब एक प्रोसेस रेडी क्यू से सीपीयू का साइन होती तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, क्या क्या उस प्रोसेस के साथ हो सकता है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ठीक है, सपोज फर्स्ट केस में रेडी क्यू से प्रोसेस सीपीयू में आई और यहाँ पे सीपीयू में उसने अपना पूरा एग्जीक्यूशन कर दिया और वो स्मूथली टर्मिनेट हो गई। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में सपोज रेडी क्यू की प्रोसेस को सीपीयू असाइन हुआ
और इसने अपना एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। इसी टाइम पे एक नई प्रोसेस सिस्टम में एंटर हो गई रेडी क्यू में, जिसकी प्रायोरिटी जो करंट रनिंग प्रोसेस है उससे ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, अब हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है तो हमें उसे पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हमें सीपीयू इस हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को असाइन करना पड़ेगा। तो ये वाली जो प्रोसेस है करंट रनिंग प्रोसेस, ये स्वैप आउट हो जाएगी सिस्टम से और कहाँ चली जाएगी, पार्सली एग्जीक्यूटेड स्वेप्ड आउट प्रोसेसेस के पूल में, ठीक है। और वापस ये स्वैप इन होके कहाँ जाएगी, रेडी क्यू में, क्योंकि ये पार्सली क्या हुई है, एग्जीक्यूट हुई है और अपने टर्न का वेट करेगी ताकि ये पूरा ही एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 3। सपोज इस केस में क्या हुआ, रेडी क्यू से प्रोसेस सीपीयू में आई और इसने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया। तो इसे इन बिटवीन क्या हुआ, आईओ की नीड हो गई। अब इसे आईओ की नीड है तो ये इसे सिस्टम जो हमारा सीपीयू है इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ताकि हम किसी दूसरी प्रोसेस को ही सीपीयू असाइन कर सकें। तो जब ये आईओ के लिए जाएगी अपने आईओ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो पहले तो देखिए कि वो जो भी इसको इनपुट आउटपुट की जरूरत है क्या वो फ्री है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसकी भी एक क्यू में वेट करेगी, ठीक है। अगर यहाँ से उसने अपना पूरा काम कर लिया, आयु का एग्जीक्यूशन भी कर लिया, सपोज जैसे आयु भी असाइन हो गया, तो वापस वो कहाँ आएगी, रेडी क्यू में, क्योंकि इसने अपना बचा हुआ काम भी फिनिश करना है जितनी भी इसकी प्रोसेसिंग बची हुई थी, ठीक है। तो ये तीन केस यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि शेड्यूलिंग की अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, और शेड्यूलिंग के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे इसमें अराइवल टाइम, बस टाइम, प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। तो हम ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है।